प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की एक नए सेशन में, एक नया अध्याय जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। आखिरकार हम वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं? तो अपन लोग वस्तुओं के समूह अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है, कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण लिखो। तो कोमल पदार्थ किसे कहेंगे ये आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए। मान के चलिए कोई भी पदार्थ है, तो आप इसे तो छू करके या फिर इस पर चोट मार करके आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कोमल है या ठोस है। मान के चलिए ये लकड़ी वगैरह हैं, ये तो आप इनको कैसे पता करेंगे कि ये कोमल है कि ठोस है? तो कोमल पदार्थ को कैसे जानेंगे? तो यदि वह आसानी से मुड़ जाए, अपना आकार बदल ले। मान के चलिए एक चौक है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये कोमल है कि कठोर है? तो इसको खरोच कर देखिए आप, खरोचर जा रहा है ना आसानी से, तो ये कोमल पदार्थ है। ये क्या है? कोमल पदार्थ है। और ये इसको खरोचना, ये जो पेन है इसको खरोचना कितना कठिन हो रहा है। ये टूटे भी नहीं आसान से, लेकिन ये तो टूट भी जाएगी आसानी से और खरोचने से खरोचर जाएगी। यानी कि इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जिन वस्तुओं को आसानी से संपीड़ित किया जाए या फिर खरोचा जा सके वो कोमल पदार्थ कहलाएंगे। ठीक, उदाहरण में दे देंगे चौक, दीवार। ठीक, तो आइए अब इसे समझ चुके हैं अपन, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए मोमबत्ती, चौक, अपन दीवार भी लिख सकते हैं। मिट्टी की दीवार, मिट्टी की दीवार, अपन तो इसे भी लिख सकते हैं मिट्टी की दीवार आदि। तो क्या है कोमल पदार्थ? क्या है? जिन्हें आसानी से क्या कर दिया जाता है? खरोचा जा सके। संपीड़ित मतलब कि उसका आकार बदला जा सके। ठीक, परिवर्तन ला लिया जाए उसमें आसानी से, तो क्या कहलाएगा वो? कोमल पदार्थ। कोमल पदार्थ में जैसे मोमबत्ती हो गई, चौक हो गया, मिट्टी की दीवार हो गई। मोमबत्ती का भी तो आसानी से आकार बदला जा सकता है, उसको भी खरोचा जा सकता है। सही है ना? तो ये याद हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। अब जैसे अपन कोमल पदार्थ को जान गए, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा? कठोर पदार्थ, जो मतलब बहुत ही ढीठ हो। मान के लिए जो डेस्क ये है, तो ये भी तो कठोर है ना, इसको न तो खरोचेंगे तब भी न खुजरेगा, अब पीटने पर आवाज़ बहुत ज़्यादा मारेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये जो कोमल पदार्थ है इसको खरोचने से खरोचर जा रहा है, उतना आवाज़ भी नहीं करता और ये आप आसानी से अपना आकार बदल सकता है। इसको तोड़ करके फिर से पानी में फुला दिया जाए तो ये गुरी गुरी हो जाएगा, मतलब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इसे हम अगर पानी में डाल दें तो क्या अपना आकार बदल लेगा? ये नहीं ना। कांच की कील है, लोहे हैं, क्या है वो सब बदल सकते हैं? मान के लिए फ्यूज वाला है वो, जिसमें फ्यूज तार लगाया रहता है। ठीक, तो ये भी क्या कठोर पदार्थ है कि कोमल पदार्थ? तो आंसर तो है ये कठोर पदार्थ है, क्योंकि ना तो हम इसे खरोच सकते, ना इसका हम आकार बदल सकते आसानी से। इसको संपीड़ित कर सकते हैं क्या? आसानी से नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? कठोर पदार्थ हैं। तो इसका भी आंसर एकदम सिंपल है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचना बहुत कठिन हो उसे
कठोर पदार्थ कहते हैं। यानी कि देखो, जिन पदार्थों को आसानी से खरोचा जा सके वो कोमल पदार्थ कहलाएंगे, जिन पदार्थों को आसानी से खकोरा जा सके वो क्या कहलाएंगे, कोमल पदार्थ। और जिनको नहीं खकोरा जा सके वो ढीठ हैं, तो उन्हीं का बोलेंगे कठोर पदार्थ। मान के चलिए लकड़ी है, अभी जो लकड़ी दिखाए ना, मान के चलिए लकड़ी है तो वो भी आपके कठोर पदार्थ। देखो हाँ, घिस रहे हैं, ना तो खोरचरा रहा ना कुछ हो रहा, तो मतलब ये ढीठ है। दांत हो गया, एल्युमिनियम, लोहा आदि सब क्या है, कठोर पदार्थ हैं। ठीक, अब आइए विलेय के बारे में जानते हैं कि विलेय पदार्थ आखिरकार है क्या। तो विलेय पदार्थ एकदम सिंपल है। मान चलिए ये गिलास, ये पानी भरा हुआ, ठीक, आप इसमें रेत डालें या फिर शक्कर डालें, क्या डालें, शक्कर, नमक, ठीक, ये सब डालें अपन विलेय पदार्थ के लिए। ठीक, तो क्या है ये अब अपन तो जानते हैं ना, जो दुनिया में कोई भी चीज़ है वो सब क्या बोलेंगे, उसे पदार्थ बोलेंगे। तो ये रेत भी पदार्थ है, शक्कर भी पदार्थ है। इसको भी साइड में करते हुए अपन पहले समझते हैं कि विलेय पदार्थ क्या है। तो मान के चलिए शक्कर को इसमें डाले पानी में, ठीक, तो क्या शक्कर इधर घुल जाता है ना पूरा तरह से, क्या शक्कर के जो ठोस ठोस इस तरह के क्रिस्टल होते हैं, जो शक्कर के इस तरह ठोस ठोस क्रिस्टल होते हैं, तो क्या वो इधर घुल नहीं जाते, जल में पूरी तरह घुल जाते हैं ना। वैसे ही नमक को भी अगर इसमें डालते हैं पानी में तो नमक भी पूरी तरह से गायब हो जाता है ना। तो विलेय पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ, ये पदार्थ है ना, तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, ऐसे पदार्थ जो जल, ये तो नहीं घुल रहा, इसको भी साइड में कर दो, इसको भी साइड में कर दो। ऐसे पदार्थ, ये पदार्थ है ना सभी, तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह घुल जाएं तो क्या कहलाएंगे, वो विलेय पदार्थ। देख लो भाई उदाहरण, ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक, शक्कर आदि। नमक, शक्कर, नींबू का पानी जब बनाते हैं तो नींबू में डालते तो भी घुल जाता है ना, तो जो पूरी तरह जल में घुल जाए तो क्या कहलाएगा, विलेय। इसी को उल्टा क्या हो जाएगा, अविलेय। देखते हैं अब अविलेय के बारे में। अविलेय आपने बता सकते हो क्या है, बता सकते हो। मान चलो अविलेय में क्या होगा, देखो अगर जो घुल जाए तो क्या कहलाएगा, विलेय। तो इसी को उल्टा, जो ना घुले, जो जल में पूरी तरह ना घुले या फिर घुले ही ना, तो क्या कहलाएगा, वो अविलेय। आ लग जाए यानी कि नहीं घुल रहा, विलेय मतलब घुल जाना, लग जाए अविलेय यानी कि वो नहीं घुल रहा। ठीक, तो जैसे पानी है उसमें रेत डालें अपन या फिर कांच के टुकड़े डालें, पत्थर के टुकड़े डालें इसमें पानी में, तो क्या पूरी तरह से घुल जाएंगे, क्या रेत का कण या फिर कांच का कण घुल जाएगा पानी में, नहीं घुलेगा ना। तो यानी कि जो पदार्थ पूरी तरह जल में नहीं घुलते तो क्या कहलाएंगे, अविलेय। तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से नहीं घुल पाते उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे रेत, कांच, लोहा आदि। क्या लोहा पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, वो तो एक को नहीं घुलता। कांच देखोगे, कांच के टुकड़े भी देखोगे, क्या पूरी तरह का पानी में घुल जाता है, वो पूरी तरह थोड़ा सा भी नहीं घुलता, ठीक है ना। क्या ये रेत के कण पानी में घुल जाते हैं, नहीं घुलते ना। तो जो ना घुले तो अविलेय, और जो घुल जाए वो विलेय। ठीक, इसको अपन समझ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी किसे कहते हैं। लिखा है, पहले शब्द में गौर करिए, लिखा है पार, क्या लिखा है, पार और प्लस दर्शी। अगर संधि विच्छेद करें अपन तो लिखा है पारदर्शी, यानी कि पार यानी कि आर पार, दर्शी मतलब दर्शन, यानी कि जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी। बन गया ना सिंपल। पारदर्शी क्या है, जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी। क्या कहलाएगा, वो पारदर्शी। तो आंसर है, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें, या फिर
पारदर्शी कहलाते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। या फिर आप इसी को दूसरे उत्तर कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो क्या ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। मान के लो जो आप ये लिए रहते हैं चश्मा, तो जो कांच लगा है ना वो पारदर्शी है कि पारदर्शी है ना। देखो इसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। ये देखो लिखा है ना जो चीज़, तो आर पार देख सकते हो ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो कांच लगा है वो क्या पारदर्शी कहलाएगा ना। ठीक, आधे क्या कहलाएगा? पारदर्शी। तो ये जो चश्मा है तो उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। हाँ गुड, पारदर्शी बोलेंगे। आइए उदाहरण देख ले रहे हैं। उदाहरण में है कांच, यही जो कांच दिखाए अपन, ये वाला कांच। ठीक, जल यानी कि साफ जल होना चाहिए। ठीक, साफ वायु, कुछ प्लास्टिक भी होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। आदि मतलब और भी कितनी चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं? लिखा है अपार, संधि विच्छेद करें, आ पा प्लस दर्शी। दर्शी का मतलब क्या है? दर्शन। अपार मतलब पार मतलब आर पार, और अ लिखा आ लग गया है तो इसका मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता वो क्या कहलाएंगे आपके? अपारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाता है। इस गत्ते के आर पार देख सकते थे क्या? नहीं देख सकते थे ना। हाँ, तो जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, इस जो ये गत्ता है इसके आर पार क्या अपन देख सकते कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा? कुछ भी है कि आर पार देख सकते क्या? कहाँ आप क्या देख रहे हो? देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना। तो जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता वो क्या कहलाएगा? आपका अपारदर्शी। ठीक, उदाहरण के लिए लीजिए लकड़ी के बॉक्स, अलमारी, कागज़ के मोटे गत्ते। मान के लिए कागज़ का मोटा गत्ता है तो क्या आप आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। मोटा कह गया, अपन पतला भी देख लें तब भी तो आर पार नहीं दिखाई दे रहा। तो जिस पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सकता वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं। अगला जो है पारभासी किसे कहते हैं? देखो अपारदर्शी हो गया, पारदर्शी होगा, अब पारभासी। कुछ पदार्थ आपने देखे होंगे जिनके आर पार थोड़ा बहुत देखा सकता है, मतलब कि थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, थोड़ा दिखाई देता है जिसके आर पार। तो आपने ऐसी वस्तु को भी देखा होगा जो कि थोड़ा बहुत आर पार दिखाई देता है। जैसे कि ये आपका बोतल हो गया, उसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, थोड़ा मात्रा में। ये देखिए कुछ दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा। तो आप कैसे बना सकते हो? हाँ, तो आप कैसे बता सकते हैं कि जिनके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? पारभासी। जिनके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? पारभासी। आपने बचपन में तो ये सब किया होगा ना कि पानी भर करके आप देखते होगे थोड़ी बहुत, तो थोड़ा दिखाई देता है। कागज़ लगा हुआ तेल उसमें भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है आर पार। तो जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई दे झिलम मिलम तो क्या कहलाएगा वो? बताइए क्या कहलाएगा? पारभासी। गुड। तो उत्तर है वे पदार्थ जिनके आर पार थोड़ा देखा जा सकता हो उन्हें पारभासी कहते हैं। किंतु पारभासी पदार्थों से स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। उदाहरण तेल लगा हुआ कागज, पॉलीथीन, गंदा जल, प्रदूषित वायु। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें वस्तुओं को समूह में बांटने की आवश्यकता क्यों है? अभी तो ये क्वेश्चन है, ठीक ना। आखिरकार हमें वस्तु को समूह में बांटने की आवश्यकता काहे पड़ती है? तो अपनी सुविधा के लिए तो पड़ती है। जब हम अपनी सुविधा के लिए वस्तु को अलग अलग लाइन में क्रम बाय क्रम जो वस्तु
लोहे वाली चीज़ है तो उसको लोहे वाली चीज़ में रखेंगे। मान के चलिए कोई वस्तु टूटने फूटने वाली चीज़ है उसको अलग ही रखेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रखते हैं। जैसे कि किताबें वगैरह होती है वो भी तो अलग अलग सेट में रखी रहती हैं, रखे रहते हैं ना। तो हम वस्तु कहाँ रखते हैं अलग अलग समूह में, कहाँ रखते हैं अलग अलग समूह में। तो हम वस्तु को अपनी आवश्यकता के अनुसार बांटते हैं समूह में, सही है ना। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पृथक करके समूह में बांट सकते हैं। पृथक मतलब क्या होता है, पृथक मतलब क्या होता है बताइए। हाँ, पृथक मतलब होता है अलग करना। तो फिर क्या हो गया, इससे हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम बड़े ही आसानी से उस वस्तु को आसानी से चुन सकते हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं अपन, फिर ये उसको याद भी कर लीजिएगा आप। क्या है, हम वस्तुओं को उनके गुणों मतलब कि उनके गुण विशेषता के आधार पर, हम वस्तुओं को उनके विशेषता के आधार पर अलग करके समूह में बांट सकते हैं। इससे हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम बड़े ही आसानी से उस वस्तु को चुन सकते हैं, उस वस्तु को चुन। अपन तो समझ चुके हैं ना कि हमें आखिरकार वस्तु की आवश्यकता क्यों होती है। तो फिर से एक बार रियलाइज कर लेते हैं। हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पृथक करके समूह में बांट सकते हैं। इससे हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम बड़े ही आसानी से उस वस्तु को चुन सकते हैं। बड़ी आसानी से उस वस्तु क्या कर सकते हैं, अपन चुन सकते हैं। से हटा करके इधर अब सही रहेगा कि हाँ, आसानी से उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इसको आप वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए, और समझा तो मैं दे ही रहा हूँ, बस आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तुओं को समूह में रखने के फायदे क्या हैं। तो देखो, अभी तो वस्तु को रख रहे थे, आखिरकार फ़ायदे क्या है। तो आप बता सकते हो भाई, हम वस्तु के समूह में रखने के फ़ायदे ये है कि हमें जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी हम अपना उठा लेंगे भाई, जल्दी समय की बचत हो जाएगी। तो बस यही लिखना है। लाभ क्या है, हम पदार्थों को अपने सुविधा के लिए समूह में रखते हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा, वस्तु को ढूंढने में क्या होगा, कम समय लगेगा। सही बात है, अपना टाइम अपना क्या होगा, समय कम लगेगा। बस यही आंसर है। अब आइए किताब के क्वेश्चन आंसर को करने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। प्रश्न पहला है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखें। तो आप खुद ही सोचिए कि लकड़ी से हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। सोचिए। हाँ, जैसे कुर्सी, हाँ ठीक, कुर्सी, टेबल, बैट आप देखा हो ना, खेलते भी होंगे बैट वाला, क्रिकेट यानी खेलते होंगे। कुर्सी, टेबल, बैट, मेज, ये सब खिलौने भी बनाते हैं। लकड़ियों के कितने सारी चीज़ बनते हैं, आपको तो केवल 5 लिखना है ना। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, या फिर इसमें इसके अनुसार आप देख के लिख सकते हैं। उत्तर में कैसे प्रश्न इसको उतार लेंगे और उत्तर में क्या लिखेंगे आप, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं। खिड़की बनती है लकड़ी की, ठीक है ना। दरवाज़ा, कुर्सी, बैट, मेज आदि मतलब क्या है, और भी। तो आप जरूरी नहीं कि इसमें जो लिखा वही लिख दिए, नहीं, जो आपने देखा है कि लकड़ी के जो बनती है, खिलौने वगैरह बनते हैं, आप खिलौने वगैरह लिख दो। खिलौने का नाम नहीं लिखना, लिख देना खिलौने, बस हो गया। 1 2 3 4 5 हो गए ना, बस 5 तो लिखने थे। मैं तो आज इसलिए लगा दी ताकि आप अपने से और भी जोड़ सकते हो। आइए अगला प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा है उसका मिलान करना है आपको। ठीक, प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए।
मतलब कि जो भी चमकता है तो उसको आपको चयन करना, जैसे कि कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज, मतलब किन में चमक होती है। अब इसको मतलब ये ना नहीं समझ लेना कि ना सूती का कपड़ा है तो वो चमक रहा है, नहीं, ऐसा नहीं समझना, जो काफ़ी समय तक भी चमकता रहता है, ठीक ना, उसका उसको बोल लिखना है। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे, प्रश्न लिख करके उत्तर में कैसे लिखेंगे, चमकदार पदार्थ तो कौन कौन से हो गए, कांच की प्याली हो गई, स्टील की चम्मच हो गई, यही तो चमकते हैं, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वस्तुओं का क्या करना है, मिलान करना है जिससे उन्हें बनाया जा सकता है, मतलब कि ऐसी ये जो वस्तु लिखे ना उनके मिलान करना है जिनसे वो बनाया गया है, ठीक। किसी भी दिए गए पदार्थ की बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें ये लिखा है कि एक ही वस्तु से कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक ना, लेकिन आपको मिलान करना। आइए उत्तर की नज़र दौड़ाते हैं अपन। तो पहले नंबर पर लिखा था पुस्तक, दूसरे पे गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते, लिखे थे ना। इधर कांच, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, इस तरह लिखा था, तो उसको सही जोड़ी में मिलाना है। तो उत्तर अपने पास ये है पुस्तक। तो पुस्तक काहे की बनी है, कागज़ की बनी है, तो जोड़ी मिला देना कागज़। गिलास काहे का, कांच का है। कुर्सी, सॉरी, कुर्सी लकड़ी की, खिलौना प्लास्टिक, जूते चमड़े के बने हैं, ठीक। क्या है, देखो पुस्तक, तो पुस्तक काहे का बना है, कागज़ का है, ये कागज़ हो गया। ये गिलास, गिलास कांच, कुर्सी लकड़ी की भी बनी रहती है और प्लास्टिक की भी बनी रहती है। खिलौना भी कभी कभी लकड़ी के बने रहते खिलौने, और किन के बने रहते हैं, प्लास्टिक के भी बने रहते हैं। तो अपन कुर्सी को अपन कर ले रहे हैं लकड़ी में, खिलौने कर रहे हैं प्लास्टिक में, ठीक। और लास्ट में जो जूता बना है वो काहे का बना है, चमड़ा। तो जोड़ी बन गई ना अपनी, कितना तो आसान है। आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिए गए कथन सत्य असत्य है, लिखिए बताइए, ठीक। तो मैं बताता भी जाऊंगा और साथ में क्या करता जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, ठीक, कि ये उत्तर काहे है असत्य, क्या कैसे होना चाहिए। तो क्या है, पहले नंबर पर क्या था, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। ये तो गलत है ना, ये किसमें क्या लिखा है कि पत्थर पारदर्शी होता है, पत्थर पारदर्शी होता है क्या, पत्थर के आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना, तो ये तो गलत लिखा था, तो हमने क्या कर दिया, असत्य इसको लिख दिया। तो क्या हो गया, ये वाला पहला असत्य हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, नोटबुक में धुती होती है रबड़ में नहीं। धुती मतलब क्या होता है, चमक, नोटबुक चमकदार होती है और रबड़ में नहीं। धुती मतलब खिंचाव भी होता है, नोटबुक में क्या खिंचाव होती है, नहीं ना, लेकिन रबड़ में तो होती है, लेकिन इसमें नहीं लिखा, तो क्या कहलाएगा, ये असत्य कहलाएगा। चौक जल में विलीन हो जाता है। चौक को आप पानी में घोले होंगे तो क्या चौक जो घोलते हैं तो पूरे घुल जाता है क्या, पूरे तरह से गायब हो जाता है, नहीं गायब होता ना, तो इसका मतलब ये भी असत्य है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल सत्य है। आपने लकड़ी के टुकड़े को जल में तैरा कर फेंक कर देखिए तो क्या तैरेगा ना, हाँ, तो लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, तो बिल्कुल हाँ सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी जल में विलीन नहीं होती है। ये देखो इसमें क्या लिखा है, चीनी मतलब शक्कर, जल में विलीन मतलब कि घुलना, लिखा नहीं होती है, तो गलत लिखा ना, चीनी तो जल में घुल जाती है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, नहीं होती, मतलब नहीं घुलती, तो असत्य है भाई, ठीक। अगला है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है, गलत है। ये बोल रहा है तेल जल के साथ मिश्रणीय है, मतलब कि तेल जल में पूरी तरह मिल जाता है, मिल जाता है क्या, नहीं मिलता ना, अलग अलग तेल की लेयर बन जाती है, तेल और पानी की अलग अलग लेयर हो जाती है ना। अगला देखते हैं, बालू जल में निःसादित हो जाता है, सत्य है। बालू जल में क्या होता है, निःसादित, यानी कि नीचे बैठ जाता है नीचे, देखे होगे आप क्लास में भी, अगर बालू देखेंगे तो नीचे आके बैठ जाता है ना, तो वही लिखा है, हाँ बिल्कुल सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सिरका एक तो
द्रव है तो जल में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, बिल्कुल हाँ घुल जाता है। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, नीचे कुछ वस्तुओं के तथा नीचे कुछ वस्तु तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार समूह कीजिए, किस प्रकार, जैसे गोल आकृति तथा अन्य आकृति के रूप में, खाद्य तथा अखाद्य के रूप में। तो जो ये नाम लिखे ना, बास्केट वास्केट सब, ये घड़ा वड़ा सब, तो इनको इस आधार पर वर्गीकृत करना है। तो आइए इसका आंसर देख ले रहे हैं। ठीक, मान गोल आकृति क्या है, गोल आकृति, जो आपको ये दिख रहे हैं ना इधर पास, ये जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, ये सब क्या, तो किसके आधार पर, पहले अपन लिख रहे गोल के आधार पर। जल का गोल होता है, नहीं। बास्केटबॉल गोल होती है, हाँ बिल्कुल। ये जो संतरा है, हाँ गोल होता है बिल्कुल। चीनी गोल होती है, नहीं। ग्लोब, हाँ गोल होता है बिल्कुल। सेब गोल होता है। मिट्टी गला, हाँ गोल होता है। तो ये क्या क्या आ जाएंगे, बास्केट आ जाएगा, बास्केटबॉल जो है, संतरा आ जाएगा, ग्लोब आ जाएगा, सेब आ जाएगा, मिट्टी घड़ा आ जाएगा। हालांकि मिट्टी घड़ा तो गोला नहीं होता, लेकिन उसको भी तो आंसर में आंसर में लिखेंगे गोल आकृति में बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब। अन्य आकृति में लिखेंगे जल, चीनी एवं मिट्टी का घड़ा। खाद्य पदार्थ में मतलब कि किसको किसको खाद्य पदार्थ के रूप में लिया जा सकता है, तो जल है, चीनी संतरा, सेब। और अखाद्य मतलब कि जिसको खाया नहीं जा सकता, तो उसका है बास्केटबॉल, ग्लोब, बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। खाद्य पदार्थ में जिसको खाया हुआ जा सकता है जल, हालांकि जल को तो पिया जाता है, लेकिन तब भी वो खाद्य पदार्थ की सामग्री के अंतर्गत आ ही जाएगा। चीनी, संतरा, सेब। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इस आंसर को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले अपन 7वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए, यानी कि जो मेल ना खाए। मान लीजिए जैसे कुर्सी है, पलंग है, मेज है, बच्चा है, अलमारी। तो देखो ये कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, ये सब क्या है, निर्जीव है, जबकि बच्चा तो एक सजीव है ना, ये इसमें जीवन पाया जाता है। क्या इनमें जीवन पाया जाता है, तो आंसर है नहीं। खा नंबर देखिए, गुलाब, चमेली, नाव, गेंद, कमल। देखो गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल ये सब फूलों के नाम हैं, जबकि नाव क्या है, जो पानी में तैरती है, जिसमें सवार होकर आदमी एक पार से दूसरे पार जाता है। फिर ग नंबर है एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो देखिए एल्युमिनियम, आयरन, तांबा ये सब क्या है, धातु है, जबकि रेत अधातु है ना। इनमें सब में विद्युत बह सकता है, लेकिन इसमें विद्युत बहेगा क्या, विद्युत वही करंट जो आप लाइट जलाते हो, जिसमें से लाइट जलती है। घ नंबर देखते हैं चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो चीनी देखो पानी में घुल जाती है, नमक भी पूरी तरह घुल जाती है, रेत घुलती है क्या, नहीं घुलती ना। और कॉपर, तो इनमें देखो समूह में मेल कौन नहीं खा रहा, इसमें बच्चा मेल नहीं खा रहा, इसमें नाव मेल नहीं खा रहा, इसमें रेत नहीं मेल खा रहा, और इसमें भी रेत मेल नहीं खा रहा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आपको समझ में आ गया है ना। बस इनको वीडियो को रोक करके वीडियो को आप इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए ना, बच्चा जो कि एक सजीव है, बाकी सब निर्जीव हैं। ये कुर्सी, पलंग, मेज सब क्या थी, निर्जीव, लेकिन बच्चा क्या था आपका, सजीव था ना, ये वाला बच्चा। मर अगला है गुलाब, चमेली। तो इसमें क्या था, नाव। देखो नाव सबसे अलग है। अब बताना है कारण, तो देखो क्योंकि यह यातायात
का एक साधन है। नाव एक यातायात का साधन है कि नहीं? क्या गुलाब चमेली इन पर यातायात यानी कि इन पर सवारी की जा सकती है? तो आंसर है नहीं ना। तो ये सभी फूल हैं, जबकि ये यातायात का साधन है ना। अब देखते हैं एल्युमिनियम आयरन वाला, तो आंसर कैसे है? रेत। देखो रेत अलग है क्योंकि यह एक अधातु है, जबकि अन्य सभी चीज़ें धातु हैं। यानी कि धातु क्या होती हैं? जिनमें बिजली यानी करंट का फ्लो हो, आसानी से होए, ठीक है ना। अगला है चौथा नंबर, चीनी नमक रेत कॉपर सल्फेट। तो रेत अलग है क्योंकि यह पानी में अविलेय है। बाकी ये चीनी वगैरह तो सब पानी में घुल जाएंगे पूरी तरह, लेकिन रेत क्या है? नहीं घुलता है, तो ये अविलेय है। जबकि अन्य सभी वस्तुएं पानी में विलेय यानी कि घुल जाती हैं। आइए अब एक्स्ट्रा कुछ जानकारी ले ही लेते हैं। धातु क्या है? धातु जो पदार्थ कठोर और चमकीले होते हैं। धातु की परिभाषा क्या है? जो पदार्थ कठोर और चमकीले होते हैं तथा ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? जो कठोर हो ये पूरी परिभाषा मिला करके धातु की परिभाषा रहेगी। ये नहीं कि आप मान के चलो जो कठोर तो आप उसी को धातु बोल दो, नहीं। जो पदार्थ कठोर भी हो, चमकीली भी हो, ताप एवं विद्युत की क्या हो? सुचालक हो, यानी कि उसको ताप देने से वो धीरे धीरे क्या मेल्ट होने लगे, ठीक है ना, बहुत समय बाद। लेकिन विद्युत का सुचालक हो। सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत प्रवाह हो। मान के लिए ये लो, ये जो तार आप देखते हैं जिसमें से मोबाइल चार्ज किया जाता है, तो इसमें देखिए तार है ना, ये तार जो दिख रही हैं यहाँ पास, ये तार दिख रही हैं, ये क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती है। अगर आपको और भी आसानी से समझना है तो ये भी क्या है? ये एक धातु है। ये कठोर भी है और देखो चमकदार भी है। चमक रही है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी मान सकते हैं इसको। ये चमकदार भी है, कठोर भी है, ताप का और विद्युत का क्या है? सुचालक। अगर इसमें से अपन तार को जोड़ दें तो इधर पूरे यार करंट क्या हो जाएगी? फ्लो हो जाएगी। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। अगर एसी करंट अगर इसमें लगा दी जाए और टच कर लिया जाए तो आदमी को बहुत हानि हो सकती है। लेकिन जो ये है ना, भले ये चमक रहा है, भले ये कठोर है, लेकिन ये विद्युत का, ये पीला पीला दिख रहा है ना, वो विद्युत के चालक नहीं है, यानी कि ये अधातु है। धातु कौन होगी? जो विद्युत के चालक हो, कठोर हो और जिसमें चमक भी हो, वो क्या है? धातु है। भले ही इसमें चमक है, भले ही ये कठोर है, लेकिन इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगी, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। आगे के चैप्टर में, जब आपके चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, तो उसमें अपन सब चीज़ पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। बस आपको वीडियो को रोक रोक करके और नोट कर लेनी अपनी कॉपी पर। एक नोटबुक बनाइए अच्छी सी विज्ञान की, और उसको उसमें नोट कर लीजिए और सभी को याद कर लीजिए। देखते हैं, और प्रमुख शब्द है तो अपन को क्या करना है? इन सभी चीज़ को देख लेना है। कठोर के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि जो ढीठ हो वो क्या है? कठोर है। कठोर पदार्थ पढ़ चुके हैं ना, जिसको खरोचा नहीं जा सके और जिसमें संपीड़न आसानी से नहीं होता, तो कठोर हो गया। अविलेय यानी कि न मिलना, न घुलना। अविलेय बारे में पढ़ चुके हैं ना, जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता, वो वाला अविलेय हो गया। द्युतिमय मतलब होता है चमकीला। जैसे आपका धातु हो गया, तो धातु ये चमक रहा है ना, हालांकि कुछ देखो अधातु भी चमकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अपन धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द्युतिमय धातुओं में चमक मतलब चालकत्व, वो द्युतिमय वाला क्षमता पाई जाती है, यानी कि धातु चमकता है, ठीक है ना। पदार्थ अपन बोल रहे हैं कि दुनिया को कोई भी चीज़, चाहे आपका बुक हो, चाहे स्टेपलर हो, चाहे पेन पेंसिल, कुछ भी A to Z, वो सब क्या है? पदार्थ है। पानी वगैरह, पानी वानी जब पीते हो, तेल वोल सब क्या है? ये सब क्या है? पदार्थ है। दुनिया में कोई भी चीज़ है। अधातु के बारे में तो अभी पढ़ चुके हैं ना, जो ठोस हो, जिसमें चमक होए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाए, वो सब क्या है? वो सब धातु के अंतर्गत आ गए। अपारदर्शी
अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, वो अपारदर्शी। खुरदुरा यानी कि जिसको खरोच सके, खुरदुरा का मतलब यह है। विलय मतलब घुल जाना, निपट जाना, विलय हो जाना, ठीक ना। पारभासी, पारभासी मतलब होता है जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सके, हल्का हल्का, तनी मनी, ठीक ना। पारभासी मतलब जिसके आर पार थोड़ी बहुत देखा जा सके। अपारदर्शी मतलब जो पारदर्शी लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही जिसके आर पार पूरी तरह से देखा जा सके। जैसे आपका कांच वगैरह हो गए, साफ पानी हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी के उदाहरण है। तो आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इन सभी चीज़ को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से समझ करके अपन को याद करना है। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।